नमस्कार। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की, जिसको 1917 में गांधी जी ने चलाया था और सफलता पाई थी। कई कारणों से इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रमुख स्थान है। आइए एक एक बिंदुओं पर प्रकाश डालें, इसकी पृष्ठभूमि से लेकर इसके महत्व को साथ में लेते हुए और इसके परिणामों तक एक एक बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, जब अंग्रेज व्यापारियों ने पारंपरिक खाद्यान्न फसलों की जगह व्यापारिक फसलों को तवज्जो देना आरंभ कर दिया था। उसी क्रम में भारत में उन्होंने चाय, नील इत्यादि की खेती आरंभ कर दी थी। आरंभ में तो ये लोग बहुत आराम से व्यापार कर रहे थे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, नए नए आविष्कार हुए। जर्मनी में कृत्रिम रंग का आविष्कार कर दिया गया। इस कृत्रिम रंग ने पूरे यूरोपियन मार्केट में अपनी पैठ जमा ली बहुत तेजी से, क्योंकि कृत्रिम रूप से तैयार हो रहे थे और सस्ते थे, क्योंकि श्रम का खर्च सस्ता पड़ रहा था इस कृत्रिम रंग के केस में। इसलिए कहीं न कहीं प्राकृतिक नील से बनने वाले रंगों की बजाय लोगों ने इसके निर्माण को प्राथमिकता देना आरंभ कर दिया था। तो कहीं न कहीं अंग्रेज व्यापारी घाटे की ओर बढ़ना आरंभ कर चुके थे। इसी घाटे को संतुलित करने के लिए उन्होंने भारतीय किसानों पर दबाव डाला और यह कहीं न कहीं अंग्रेजी प्रशासन से मिलकर उन्होंने इनके लिए यह बाध्यता बना दी कि आपको 20 कट्ठे, जो कि 1 बीघा के बराबर हुआ करता था, 20 कट्ठे के 3 हिस्से भाग में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। चाहे हंसकर कीजिए चाहे रोकर कीजिए, लेकिन करनी तो पड़ेगी। इस तरह की बाध्यता उन्होंने भारतीय किसानों के समक्ष प्रस्तुत की और उस पर क्रियान्वयन भी किया। इसी क्रम में अब जिनके पास छोटी भूमि हुआ करती थी, उनको उस अनुपात में नील की खेती करनी पड़ती थी। और इस क्रम में क्या हुआ कि खाद्यान्न की कमी होने लगी। खाद्यान्न की कमी से भूखमरी की अवस्था आने लगी। भूखमरी की अवस्था के साथ साथ लोगों के पास धन की कहीं ना कहीं कमी आने लगी। इन सभी परिस्थितियों के आलोक में भारतीय किसान कहीं न कहीं समस्याग्रस्त हो चुके थे और उससे भी ज्यादा होते जा रहे थे। इसी दरमियान जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी का भारत में प्रवेश हो चुका था, चूंकि 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में सारे काले कानून को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद गांधी जी जनवरी 1915 ईस्वी में यहां पर आए। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था, जो कि 1914 से आरंभ होकर 1918 तक चला। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में चूंकि सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर चुके थे और उसी मनोदशा के आधार पर गांधी जी ने सोचा यहां पर कि अगर हम लोग संकट के समय में अंग्रेजों की सहायता करते हैं तो कहीं न कहीं अंग्रेजों का दिल पिघलेगा और अंग्रेज हमारे प्रति सहिष्णु हो जाएंगे। इस सोच के साथ गांधी जी यहां पर आए और 1915 में आने के साथ ही इन्होंने भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण इनको भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि भी दी गई। भर्ती कराने वाला सार्जेंट। इसके बाद गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। हालांकि इनका पहला जो अधिवेशन था जिसमें इन्होंने भाग लिया था वह था बनारस
विश्वविद्यालय की स्थापना समारोह। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना का समारोह जो इनका प्रथम सम्मेलन था भारत में। उस सम्मेलन के बाद ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए और लखनऊ अधिवेशन में पहली बार गांधी जी जवाहरलाल नेहरू से मिले और एक प्रस्ताव पेश किया था। लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहीं न कहीं राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत इन्होंने कर दी थी। वह प्रस्ताव क्या था कि उस दरमियान इसी तरह की परिस्थितियों से समस्याग्रस्त होते होते अंततोगत्वा जिन किसानों के पास, जिन भारतीयों के पास गरीबी से ग्रस्त स्थितियों में खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, उनको बंधुआ मजदूर बनाकर अंग्रेज विदेशों में लेकर जाया करते थे। इस प्रस्ताव के तहत गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस परंपरा को रोकने की बात सुझाई। लखनऊ अधिवेशन ही था जिसमें बिहार के मुरली भरहरवा नामक गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और उनको चंपारण की परिस्थितियों के बारे में बताया। इस अधिवेशन की एक और खास विशेषता थी कि इस अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में, जिसके कारण कांग्रेसियों का और गांधी जी का इधर ध्यान आकृष्ट हुआ। इस प्रकार लखनऊ अधिवेशन में ही इस सत्याग्रह का बीजारोपण कर दिया गया था। अधिवेशन समाप्त हुआ। अधिवेशन के बाद राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया। बिहार, उससे पहले एक चीज और बताना चाहेंगे कि 3 कठिया प्रथा वही थी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पर जो नील की खेती की जाती थी या करवाई जाती थी, उस 3 कट्ठे के कारण इस प्रथा का नाम 3 कठिया प्रथा पड़ा। खैर, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी भाया कलकत्ता, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी होते हुए चंपारण पहुंचे। वहां पर पहुंचने के साथ ही एडवर्ड गेट के साथ इन्होंने मुलाकात की, जो वहां का उस समय प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। एडवर्ड गेट, नाम याद रखिएगा, एडवर्ड गेट। हालांकि इस एडवर्ड गेट ने पहली बार गांधी जी के प्रवेश पर रोक लगा दी थी चंपारण में। खैर, उसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर यहां पर सत्याग्रह आरंभ किया। इनके सहयोगी कई प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, नरहरि पारिख, बिहार के प्रमुख नेता मजहारुल हक। इन सभी के सहयोग से इन्होंने यहां पर चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया और चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप अंततोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी को एडवर्ड गेट ने, जिसने पहली बार उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, उस एडवर्ड गेट ने गांधी जी को दोबारा बुलाया और विचार विमर्श करने के लिए तैयार हुआ। इस विचार विमर्श में यह निर्णय लिया गया कि यूरोपियन नीलहे, अर्थात नील की खेती करने वाले यूरोपियन व्यापारी भारतीय किसानों को मुआवजा के रूप में 25% भाग लौटाएंगे। दूसरी जो व्यवस्था की गई थी कि
यूरोपियन नील है भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, अर्थात 3 कठिया प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश इसी सत्याग्रह के बाद हुआ, या यूं कहें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सशक्त निर्णय की प्राप्ति इसी चंपारण सत्याग्रह से हुई, या दूसरे शब्दों में कहें इसी चंपारण सत्याग्रह ने हमें एक ऐसी शख्सियत प्रदान की जिसके निर्देशों पर, जिसकी नीतियों पर चलकर हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि कई राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका विरोध किया। उन विरोध करने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है एनजी रंगा का। एनजी रंगा ने गांधी जी के इस प्रयास को मूर्खता भरा प्रयास कहा था। लेकिन बहुत सारे राष्ट्रवादी शिक्षाविद और विद्वानों ने इस प्रयास को प्रशंसात्मक दृष्टिकोण से लेते हुए इसकी सराहना की, और इसी क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को दी, जिसे आज भी हम लोग प्रयोग में लाया करते हैं। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह सही में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा तय की गई दूरी के मध्य एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने भारतीय जनमानस को एकीकृत करने वाली शख्सियत से पहचान कराया। ज्ञातव्य हो कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने इसी चंपारण सत्याग्रह में किया था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने इस चंपारण सत्याग्रह में सफलता पाकर लोगों के उत्साह को भी बढ़ाया था। लोगों की आकांक्षाओं पर वो खड़े उतरे थे और उनकी मांगों को नई दिशा देने की कोशिश की। इस प्रकार भी यह आंदोलन कहीं न कहीं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगले अध्याय में हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।